हेलो एंड वेलकम टू द स्वाध्याय एकेडमी। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स का 2023 का जो पेपर है उसका जो सेट बी है उसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो धन्य कटाका के ऊपर है। क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्य कटाका विच फ्लोरिश्ड एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास लोकेटेड। तो आपसे ही पूछा है कि जो धन्य कटाका है वो कहाँ लोकेटेड है, जो कि एक बुद्धिस्ट सेंटर था महासंघिकास के अंडर। तो इसका जो आंसर होगा वो ए आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये जो धन्य कटाका था ये जो सातवाहनास थे उनका जो कैपिटल था अमरावती, वहां पर ये धन्य कटाका लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका पता होना काफी मुश्किल है, बट अगर हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं थोड़ा सा डीप में जाके तो वहां पर ये मेंशन है। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। सेकंड स्टेटमेंट है, स्तूपा was generally a repository of relics. थर्ड स्टेटमेंट है, स्तूपा was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्तूपा टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही प्री बुद्धिस्ट समय से ही यूज होता आ रहा है। जैसे कोई जो ग्रेट सेजेस होते थे, जो बहुत ऋषि मुनि होते थे, जब उन्हें दफनाया जाता था तब ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था माउंट टाइप का। तो जो स्तूपा टाइप का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले से ही अस्तित्व में था। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो स्तूपा की जो शुरुआत है वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब हम स्तूपा बनाते हैं, जैसे साक्ष्य का जो स्तूपा है वहाँ पे जो बुद्धा है उनके रेलिक्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर वो स्तूपा बनाया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है, स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पटना में एक एएसआई ने एक वोटिव स्ट्रक्चर टाइप का, जो मिनिएचर टाइप का जो स्तूपा था उसकी खोज की थी, तो ये न्यूज में था बेसिकली, तो ये हमें आइडिया हो सकता है उस बात का। तो इसका आंसर क्या होगा? बी टू ओनली, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। अब चलते हैं आगे। थर्ड जो स्टेटमेंट है, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुम्पुहार और मुचेरी, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली तमिलियन पोर्ट है। जो संगम लिटरेचर का पार्ट था उसमें ये मेंशन है कि जो तीन पोर्ट्स हैं ये तमिलियन जो इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज यहाँ पर नोटिस की गई थी, तो ये पोर्ट्स हैं, तो यहीं पर ट्रेड एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती थी, चेरा की, चोला की, पांड्यास की। तो ये पोर्ट सिटीज हैं। पोर्ट सिटीज पे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइंस में है। अब चलते हैं आगे। अब जो फोर्थ जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुटल एज अ मेंशन इन संगम पोएम्स। तो ये वट्टा किरुटल जो रिचुअल है, इसका मतलब ये है कि जो भी डिफीटेड किंग था वो हारने के बाद एक रिचुअल सुसाइड प्रैक्टिस करता था ताकि वो भूख से मर जाए। इसे एक वॉरियर एथिक्स का प्रैक्टिस माना जाता था, जो कि संगम पोएम्स में मेंशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है, डायनेस्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि जो डायनेस्टी है, होयसाला, गढ़वाला, ककातिया और यादव, अब हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। तो ये कौन सी ऐसी जो डायनेस्टी जो 8th सेंचुरी के आसपास बनी है या उसके पहले बनी हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो नन होगा, क्योंकि जो होयसाला है ये आपको मिलेगी 10 to 14 सेंचुरी के आसपास मिलेगी, और जो गढ़वाला है ये आपको मिलेगी 11 to 12 सेंचुरी के आसपास, और जो ककातिया है वो भी 12 to 14 सेंचुरी के आसपास की है, और जो यादवास है ये भी मिडावल के आसपास की है। तो बेसिकली कोई सी भी जो डायनेस्टी है वो 8th सेंचुरी एडी के पहले की, या वो कोई भी 8th सेंचुरी एडी या इसके पहले की नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। अब अगला क्वेश्चन है। अब जो छठा क्वेश्चन है उसमें लिटरेरी वर्क और उसके ऑथर के बारे में पूछा है। तो इसमें जो पहला है, देवी चंद्रगुप्ता, इसके ऑथर बेलाना नहीं है, इसके ऑथर हैं विशाख दत्त, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है हमीरा महाकाव्य, जिसके ऑथर है नया चंद्र सूरी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है मिलिंद पन्ना, तो इसके जो ऑथर है वो नागार्जुन नहीं है, नागासेना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ है नीति वाक्य नृत्य, तो इसके जो ऑथर है वो सोमदेव सूरी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली टू। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। अभी जो सेवंथ क्वेश्चन है इसमें पूछा है, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज ए लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा रिलीजियस सेक्ट है जो इसकी कोर बिलीफ ये है कि सोल सिर्फ प्लांट और एनिमल में नहीं होता है, रॉक्स में भी होता है, रनिंग वाटर में भी होता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा डी, जैनिज्म। ये मानता है कि सब में सोल है, क्योंकि ये बिलीव करते हैं अनेकांतवाद में। अनेकांतवाद मतलब
डिफरेंट रियलिटीज, एक समय में बहुत सारी रियलिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी, जैनिज्म। तो जैनिज्म बुद्धिज्म में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट हमेशा करते हो, और ये बेसिकली जैनिज्म की बेसिक फिलोसफी है, तो इस क्वेश्चन को हम इजी में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे लिए इजी होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर, कैनाल कम एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू कैपिटल सिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेसिकली देवराय वन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो नून्स है उसने अपनी बुक में मेंशन किया था कि जो देवराय वन है उसने अपने किंगडम में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए तुंगभद्रा में डैम कंस्ट्रक्ट किया था। तो इसका आंसर होगा देवराय वन। 9th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर डीयू टू पोर्तुगीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बहादुर शाह। क्योंकि हो क्या रहा था कि जो गुजरात रूलर हैं बहादुर शाह, वो बार बार अटैक झेल रहे थे हुमायूं से, तो इससे बचने के लिए उन्होंने पुर्तगाली से एक ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ बसेन। उसके तहत उन्होंने जो डीयू था वो पुर्तगीज को सरेंडर कर दिया था, ताकि वो हुमायूं से बेहतर तरीके से डील कर पाए। तो इसका आंसर है सी, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये लगभग हर बच्चा पढ़ के जाता है। तो इसका आंसर होगा 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डी, क्योंकि इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया था, क्योंकि यहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरीके से शुरुआत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा ये है कि इन एसेंस व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखें इंडिया में, तो ये जब मेनका गांधी केस हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनहेरेंट है, इसे फॉलो करना चाहिए, कि हमें सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कराना है बल्कि उसके स्पिरिट को भी इम्प्लीमेंट कराना है, मतलब उसका फेयर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी आता है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आता है। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा इन एसेंस, एसेंस क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, तो इसके एसेंस से हम मान सकते हैं कि सी हो सकता है इसका आंसर, ताकि जितने भी हम लॉ बनाते हैं उसका फेयर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर ए या सी भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से इसमें सी ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट है एसेंस के तरीके से देखा जाए तो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या होता है कि आपको बिना सुनवाई के सजा नहीं हो सकती, ठीक है, और जो प्रोसेस है वो करेक्टली फॉलो होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है और अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो अमेरिका का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से मेनका गांधी वाले केस से इंडिया में इंप्लीमेंट करना शुरू हो गया था। बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग ये था, इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे लॉ में एक फेयरनेस लाना। तो इस वजह से इसका आंसर मोर अप्रोप्रिएट सी होना चाहिए, बट इसका आंसर ए भी हो सकता है। तो ये हमें देखना होगा जब यूपीएससी की फाइनल आंसर की आती है तब। 12th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, इन इंडिया prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prison. Second statement है, in India prisons are governed by the Prison Act 1894 which expressly kept the subjects of prison in the control of provincial governments. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, क्योंकि जो प्रिजन एक्ट है 1894 उसी ने पावर दी है कि जो प्रिजन होगा वो कौन रेगुलेट करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और दूसरी बात ये कि जो प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो किसके अंडर आता है, वो 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आता है। तो जो भी प्रिजन को रूल्स रेगुलेशन होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए, कि जो सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। अब चलते हैं आगे। अभी जो 13 क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए। इसने पूछा है, बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इट डिफाइंस द लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती है, वो आर्टिकल 13 के हिसाब से चलेगी। उसे डीपीएसपी का भी सम्मान करना होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करना होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती, पर जो भी वो एक्शन लेगी वो संविधान के दायरे में लेगी। तो इस वजह से जो संविधान होना हमारे देश के लिए जरूरी है, तभी हमारे देश में कोई अथॉरिटेरियनिज्म डेवलप नहीं हो सकता। तो इसका बेसिक आंसर सही ही होगा। अब चलते हैं आगे। जो 14 क्वेश्चन है वो भी इजी है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी में जुडिशरी ने बार बार फंडामेंटल राइट्स को फेवर किया था।
तो इस वजह से जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई थी, ताकि ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स का उसे ओवरकम किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। अब चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया: द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है यही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मेंशन जो है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 में लिखा हुआ है, मेंशन है। बाकी ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये स्टेचुटरी बॉडी है, और जो नेशनल लॉ कमीशन है ये ना तो स्टेचुटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये लॉ मिनिस्टर के डायरेक्शन में बनी है। और जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा बनी है, तो ये भी स्टेचुटरी बॉडी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओनली वन। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। इसमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 71 है उससे मेंशन है कि अगर उनका जो इलेक्शन है वॉइड डिक्लेयर भी हो जाए तो भी उन्होंने जो भी एक्ट किया है उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। ये स्टेटमेंट में गलत है, क्योंकि ये भी मेंशन है आर्टिकल 71 में कि जो इलेक्शन होगा वो पोस्टपोन नहीं होगा, कि भले कोई लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व ही क्यों ना रहे। तो ये स्टेटमेंट में गलत है। थर्ड है, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच ही शी हैज टू डिक्लेयर हिज असेंट। कोई टाइम लिमिट डिक्लेयर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन। अब अगला जो क्वेश्चन है 17th, ये भी बेसिकली इजी है। फाइनेंस बिल और मनी बिल को लेकर क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे डिफरेंस पूछा गया है। पहला है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 117 में ये मेंशन है कि जो फाइनेंस बिल है उसमें अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है राज्यसभा, इतनी पावर है उसके पास में। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। तो आर्टिकल 1110 में मेंशन है कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा ना तो अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, रिकमेंडेशन भेज सकती है, बट वो भी लोकसभा के ऊपर है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। थर्ड है, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज अ नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। तो ये बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। लोकसभा में मनी बिल के लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, बट हाँ जो फाइनेंस बिल है उसके लिए जॉइंट सेटिंग पॉसिबल है 108 के तहत। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल थ्री आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इजी था। अब चलते हैं आगे। अब जो 18 क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट से है। इसमें पूछा है, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व। तो ये जो कम्युनिटी रिजर्व होगा ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अंदर के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। ये स्टेटमेंट में सही है। पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ है, पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली टू। अब चलते हैं आगे। अब 19 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज ए शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 244 में ये मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपने ऑर्डर से शेड्यूल एरिया को नोटिफाई करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इन ब्लॉक। तो ये स्टेटमेंट में सही है, मेंशन है उसमें आर्टिकल 244 में। थर्ड है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली जो रिपोर्ट होगी वो गवर्नर देंगे, किसको? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली टू। अब चलते हैं आगे। अब जो अगला क्वेश्चन है 20वां, ये रिजर्वेशन के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट reservation policies under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो नागराज वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा आर्टिकल 16(4) में, उसमें उन्हें बैलेंस करना होगा एफिशिएंसी के साथ में, आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 335 में एफिशिएंसी कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है एनर्जी पे है। 21 क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 कहता है इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट सही है कि जो हमारा 50 to 60% जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल प्लांट से ही आता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गलत है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें 2 to 3% का भी जो इनरिचमेंट होता है यूरेनियम का, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब चलते हैं आगे। अब जो 22वां क्वेश्चन है वो मर्सुपियल्स पे है। पहला स्टेटमेंट है मर्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया और आसपास में पाए जाते हैं ये, तो ये नेचुरल इंडिया में फाउंड नहीं होते हैं। सेकंड है मर्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। ओनली बेसिकली एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत होना चाहिए, बट फिर भी माउंटेन में नहीं, ग्रासलैंड जो श्रब लैंड है वहाँ पर भी आपको ये मर्सुपियल्स थ्राइव हो सकते हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ए, IUCN के अंतर्गत आती है बॉडी। अब 24th क्वेश्चन जो है वो स्पीसीज के ऊपर है, तो इसमें पूछा है आपसे कंसिडर द फॉलोइंग फोना, लॉन टेल मकाक, मालाबार सिवेट, सांबर डियर, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो ये जो मकाक है ये बेसिकली डे लाइट में ही फंक्शन करते हैं, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ओनली 2, मालाबार सिवेट और सांबर डियर। बेसिकली थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पता होना बहुत मुश्किल है, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। अब चलते हैं आगे। 25वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेगल डांस फॉर द अदर्स ऑफ देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। तो बेसिकली इसका आंसर होगा सी, हनी बीज। ये जो राउंड शेप का जो डांस होता है वेगल डांस, इसमें ये बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि जो फूल है, जो नेक्टर है वो आपको कहाँ मिलेगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा, तो ये हनी बीज है इसका आंसर। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला है सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, ये भी सही है, मैजिक मशरूम बोलते हैं। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनस प्रॉपर्टीज, जो नाइट में ग्रो होते हैं, वो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल 4। अब चलते हैं आगे। 27th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल्स, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोस इन द ग्राउंड। जो डक करके जो बनाते हैं वो सही है। सेकंड है दे स्टोर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है दे आर ओमनिवोरस, मतलब ये सीड्स नट्स भी कंज्यूम करते हैं और बस कुछ जो इंसेक्ट होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो भी कंज्यूम करते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा सी, ऑल 3। अब चलते हैं आगे। 28 जो क्वेश्चन है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विद द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी करेक्ट है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद pH बिलो 3, स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑल 3। अब चलते हैं आगे। 29 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और लॉग ऑफ फूड, तो इसका आंसर होगा बी, ओरेंगुटान। बेसिकली ये प्राइमेट्स होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये काफ़ी ह्यूमन लाइक टेंडेंसी रखते हैं, जैसे कि कुछ इनमें स्टिक के जरिए ये होल कर देते हैं इंसेक्ट में, और ये अपने सोने के लिए भी जो फॉइलेज होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उससे ये स्लीपिंग नेस्ट भी बना लेते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी, ओरेंगुटान। तीसरा जो क्वेश्चन है एरोसोल्स, फॉर्म एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल 4, क्योंकि बेसिकली जो हम एसी होते हैं, रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, उनमें चारों का यूज होता है। बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैस होती है, ये मैन मेड होती है, और इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस से इन्वायरमेंट में काफ़ी नुकसान होता है, तो बेसिकली इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। 31वां क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछा है झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो वुलर लेक है झेलम रिवर पास होती है। सेकंड स्टेटमेंट है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, गलत है ये, जो आंध्र प्रदेश में जो कोलेरू लेक है ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में है, बट ये डायरेक्टली फीड नहीं करती है, इसे बुडामैरो और तमिलोरी जो स्ट्रीम होती है वो इसको फीड करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो बेगूसराय जो टाउन है वहाँ पर ये कंवर लेक है, जो कि गंडक रिवर के मेंडरिंग से बनी है, तो सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। जो 32वां जो क्वेश्चन है उसमें पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है। पहला जो पोर्ट है कामराजार पोर्ट, ये
फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, सही है। चेन्नई जो पोर्ट है वो पहले से पोर्ट थी जो कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड हुई थी, मेजर पोर्ट है ये। सेकेंड है मुंड्रा पोर्ट, ये लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है गल्फ ऑफ कच्छ में, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है JNPT, वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 पेयर्स। अब चलते हैं आगे। अगला जो स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। पहला है जैक फ्रूट, सेकेंड है महुआ, थर्ड है टीक। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव्स आर डेसिडियस ट्रीज। तो बेसिकली महुआ और टीक जो है वो डेसिडियस ट्री है, बट जो जैक फ्रूट है वो एक एवरग्रीन ट्री है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर है। अब चलते हैं आगे। 34 क्वेश्चन जो है उसका पहला स्टेटमेंट है इंडिया इज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 7 लाख स्क्वायर पर किलोमीटर हमारा इरीगेटेड एरिया है और चाइना का 670 समथिंग, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है चाइना से, USA से। तो यही प्रॉब्लमेटिक है कि हमारे पास एरेबल लैंड भी ज़्यादा है, हमारे पास इरीगेटेड एरिया भी ज़्यादा है, फिर भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है। तो ये थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली 2। अब चलते हैं आगे। जो 35 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल ग्राइविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, डी रन ऑफ कच्छ। ये मार्श लैंड है जो सी लेवल के लगातार जो गिरने की वजह से मार्श लैंड क्रिएट हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो मिनरल से है, इलिमेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich source of which one of the following। तो जो रोटाइल है और जो इलिमेनाइट है ये बेसिकली टाइटेनियम के सोर्स हैं, तो इसका आंसर होगा डी टाइटेनियम। अब चलते हैं आगे। 37 क्वेश्चन है अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका आंसर है सी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बेसिकली 70% जो वर्ल्ड का आउटपुट है कोबाल्ट का वो कहाँ से आता है, कॉन्गो से आता है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है विच वन द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, तो बेसिकली कैमरून जो है वो कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। 38 का आंसर हो गया ए। 39 क्वेश्चन है अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री रेंज। तो अगर आपने मैप में देखा होगा अमरकंटक हिल जो है बेसिकली ये विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में है, और सह्याद्री रेंज तो वेस्टर्न घाट तरफ है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, गलत है। सेकंड है बिलगिरिरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो बिलगिरिरंगन हिल्स है ये कर्नाटक में पड़ता है, सतपुड़ा रेंज बहुत दूर है, तो ऑब्वियस बात है ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड है शेषचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो शेषचलम हिल्स है अगर आप मैप में देखोगे तो ये ईस्टर्न घाट में पड़ता है, तो वेस्टर्न घाट का सदर्न मोस्ट पार्ट हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नन। ये इजी क्वेश्चन है, ये भी आप मैप के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है विच रिफर्स टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट डिब्रूगढ़ टू सूरत, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गुजरात के पोरबंदर को ये असम के सिलचर को कनेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसने पूछा है ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चिरांग मई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, तो ये स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो थाईलैंड का जो चैंग माई है इसकी जगह ये मई सोट नाम को ये कनेक्ट करेगा वाया म्यांमार, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कमिंग इन चाइना, तो ये वाराणसी से नहीं होगा, ये बंगाल के कोलकाता से होगा, तो ये स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नन। अब चलते हैं आगे। अब अगला जो क्वेश्चन है 41 वो इन्वेट्स को लेकर है। पहला स्टेटमेंट है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो इसका जो डिविडेंड है उसमें भी आपको टैक्स की छूट मिलती है, और जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें भी आपको 3 साल की छूट मिलती है अगर आप 3 साल तक इन्वेस्टर रहते हो तो। स्टेटमेंट 2 है इन्वेट्स आर recognized as a borrowers under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 42, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और बेसिकली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है।
पहला स्टेटमेंट है, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक, क्योंकि जो जितने भी यूरोप के, अमेरिका के, इंडिया के जो सेंट्रल बैंक्स है, सब ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए थे पोस्ट पेंडेमिक के बाद, क्योंकि एक इन्फ्लेशन का ट्रेंड दिख रहा था। इसको काउंटर करने के लिए सबने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे। और जो स्टेटमेंट 2 है, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जब भी आपको राइजिंग कंज्यूमर प्राइस दिखती है तो आप उसको मॉनेटरी पॉलिसी के तहत काउंटर करते हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कार्बन मार्केट से। स्टेटमेंट 1 है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब भी हम कार्बन मार्केट को डेवलप इन्होंने इसी पर्पज से किया था कि इससे जो ग्रीन हाउस एमिशन है प्राइवेट कंपनीज के जरिए, इंडस्ट्रीज के जरिए, उसको कम किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो ज़्यादा एमिशन करती हैं, तो वो अपने रिसोर्स के साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ इन्वेस्ट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेलाइजेशन। तो स्टेलाइजेशन कब करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए आरबीआई। तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है तब वो बॉन्ड्स बेच देती है, और जब लिक्विडिटी का क्रंच देखने को मिलता है तो बॉन्ड्स खरीद लेती है और लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए, ताकि स्टेलाइज किया जा सके इकोनॉमी में। तो अब अगला क्वेश्चन है 45, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। तो ये जो बॉन्ड मार्केट है ये भी कैपिटल मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी एक कैपिटल मार्केट है, बट कॉल मनी मार्केट ये 1 साल के अंदर का पीरियड है, ट्रेजरी बिल भी 7 डेज 365 डेज का आता है, तो ये दोनों कैपिटल मार्केट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। तो बेसिकली ये इसका आंसर होगा बी। इसमें होता क्या है कि जो मेनी मार्जिनल फार्मर्स हैं इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ताकि जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इसका आंसर होगा बी। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो नाइजर क्रॉप के ऊपर है। नाइजर मतलब जो राम तिल है, ये बेसिकली एक टाइप का तेल के लिए जो क्रॉप यूज़ करते हैं वो है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाइजर जो राम तिल है उसके लिए एमएसपी प्रोवाइड होती है, ये एक टाइप का खरीद क्रॉप है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और सम ट्राइबल पीपल्स इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। तो बेसिकली इसका जो मेजर यूज़ है वो तेल के लिए ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल 3। अब चलते हैं आगे। 48 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये सब इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेंट्री है वो टेंजिबल है। तो आंसर क्या होगा? सी, ओनली 3। ये भी इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। 49 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as a criteria other than population area and income distance। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, क्योंकि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने बोला था कि जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है और जो टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स हैं उसको क्राइटेरिया में रखा था। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 3। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये यूनोप्स के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग, mass rapid transport, healthcare, renewable energy. On how many of the above does UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation S3I initiative focus on its investment? तो बेसिकली ये जो S3I इनिशिएटिव है यूनोप्स का, ये हाउसिंग पे फोकस करता है, हेल्थ केयर पे फोकस करता है और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करता है, बट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट पे फोकस नहीं करता। तो इसका आंसर होगा सी, ओनली 3। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड्स को लेके। पहला स्टेटमेंट है, होमगार्ड्स आर रेस्ड अंडर द होमगार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत है, तो जो बॉम्बे होमगार्ड्स एक्ट है 1947 उसके अंतर्गत ही गवर्न होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, द रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व एज ए ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। सही है, ये जो पुलिस को सहायता देते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। थर्ड है, टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल गार्ड, बॉर्डर विंग, होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि ये जो एक्शंस होते हैं ये किस एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं। तो पहला है
अनऑथराइज वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में है, 1923 मेंशन है कि अनलॉफुल यूज ऑफ गवर्नमेंट यूनिफॉर्म्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पे रही है। सेकंड है नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज इन देयर ड्यूटीज। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में नहीं है, ये बेसिकली ये ऑफिसर सीक्रेट एक्ट में ही है कि आपको पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर के ड्यूटीज में बाधा नहीं डालनी है। तो ये गलत पेयर है। थर्ड है सेलिब्रेटेड गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आर्म्स एक्ट में कवर है कि आप कोई भी जब शादी होती है कहीं पे भी आप गन फायर करते हो तो उससे आप दूसरों की पर्सनल सेफ्टी को हार्म नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ओनली टू, क्योंकि जो सेकंड है वो करेक्ट इनकरेक्ट है। अब चलते हैं आगे। अब ये जो 53 क्वेश्चन ये भी मैप बेस्ड है, क्योंकि जो नॉर्थ किवू और इटूरू जहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है वो कॉन्गो से रिलेटेड है, और जो नगोर्नो और कराबाख है ये आर्मेनिया और अजरबैजान से रिलेटेड है। तो ये दोनों भी गलत हो गए। थर्ड है खेरसौन, ये भी यूक्रेन से रिलेटेड है, तो ये इसराइल लेबनान में नहीं हो सकता। तो तीनों ही गलत है, डी नन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने मैप देखा होगा क्योंकि सब न्यूज़ में थे ये। 54 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन, इसराइल हैव एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यूएई के साथ में संबंध सुधार लिए हैं, और भी दूसरी कंट्री से इनके इसराइल के संबंध सुधर गए हैं। स्टेटमेंट टू है द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें जो आंसर होगा, जो कि अब ये स्टेटमेंट टू है ये स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अलग स्टेटमेंट है, और ये अरब पीस इनिशिएटिव अलग है जो सऊदी अरेबिया जो है मीडिएट कर रहा है, क्योंकि इस पीस इनिशिएटिव के पहले से ही इसराइल जो है दूसरी कंट्रीज के साथ में, मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ में संबंध सुधार रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। अब चलते हैं आगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो स्पोर्ट्स से है। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये है फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्जुन अवार्ड है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन, ये गलत है, जो 3 साल में जो खेल लेते हैं और जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। थर्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन और टीम्स, ये करेक्ट है, द्रोणाचार्य अवार्ड। थर्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार लाए गए थे ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो सिर्फ दो ही करेक्ट है, मेजर ध्यानचंद और द्रोणाचार्य। तो इसका आंसर होगा बी ओनली टू। अब चलते हैं आगे। 56 क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स है, चेस है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 44 चेस ओलंपियाड 2022। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट है, चेन्नई में हुआ था ये 44 चेस ओलंपियाड, पहली बार इंडिया में आयोजित हुआ था। सेकेंड है द ऑफिशियल मैस्कॉट वाज नेम थम्बी, ये भी करेक्ट है। थर्ड है द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज वीरा मैंचिक कप, ये गलत है, क्योंकि जो विनिंग सेक्शन में जो ट्रॉफी है उसका नाम है हैमिल्टन रसल कप, और जो फोर्थ है द ट्रॉफी ऑफ द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन, इसको वीरा मैंचिक कप बोलते हैं। तो ये दोनों इनकरेक्ट है, ऊपर के दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, बी ओनली टू। अब चलते हैं आगे। 57 क्वेश्चन में मैप बेस्ड है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है डोनबास, ये कहाँ पे है, ईस्टर्न यूक्रेन, सीरिया में नहीं है ये, तो गलत हो जाएगा। कचिन, ये आपने देखा होगा म्यांमार में, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है टिग्रे, ये भी इथियोपिया में है, ना कि नॉर्थ यमन में है, तो तीनों ही गलत है। आंसर क्या होगा, डी इसका नन। 58 क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। इन रिसेंट ईयर्स चैड, जीनिया, मली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉमन टू ऑल ऑफ देम। तो बेसिकली इन सब स्टेट्स में क्या हो रहा था, सक्सेसफुल कू हो देखने को मिला है, मिलिट्री रिजिम्स ने कंट्रोल कर लिया है, इस वजह से ये न्यूज़ में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सक्सेसफुल कू। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन से 59, कंसीडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजेशन, हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री। तो तीनों ही इंडस्ट्रीज में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल थ्री। अब चलते हैं आगे। 60 क्वेश्चन जो है वो G20 पे है। पहला स्टेटमेंट है द G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। जब 1999 में 7 कंट्रीज जब मिले थे तब उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिले थे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडिया G20 प्रायोरिटीज। तो जो 2023 में जो समिट होने वाले इंडिया में, इंडिया ने उसके लिए 6 एजेंडा आगे किए हैं, जिसमें से एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, सी बोथ 1 एंड 2। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री
एलेक्जेंडर री, एच लॉन्गस्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गस, वॉल्टर एलिट वर एसोसिएटेड विद। तो ये इंडियन हिस्ट्री में ये सब जितने भी हैं सिविल सर्वेंट, ये सब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है। तो जो साइट्स है बेस नगर, ये सेवाइट केव साइन है? नहीं, बेसिकली यहाँ पे एंशियंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। वसुदेवा का जो टेम्पल है एमपी में, तो बेस नगर ये गलत है। सेकंड है भाजा, ये बुद्धिस्ट केव श्राइन है, करेक्ट है। तो जो भाजा केव्स है पुणे में, वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट केव देखने को मिलेगी। थर्ड है सीताउनसाल, तो जैन केव श्राइन है। तमिलनाडु में ये है सीताउनसाल केव, जहाँ पर आपको जैन केव श्राइन देखने को मिलेगी। तो ये दो स्टेटमेंट है, दो करेक्ट है, पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट को लेके। इससे पहला स्टेटमेंट है 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल हैंडलूम डे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 2015 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था जो 7 अगस्त होगा उससे हम हैंडलूम डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। स्टेटमेंट 2 है इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च इन ऑन द सेम डे। तो 7 अगस्त को ही डिक्लेरेशन दिया गया था कि जो फॉरेन गुड्स है उसका बाइकआउट होगा, और इसी दिन को फिर हैंडलूम डे के तहत हमने मनाने की घोषणा की। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और जो स्टेटमेंट 2 है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है स्टेटमेंट 1 का। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो नेशनल फ्लैग को लेकर है। इसमें अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट पता होता तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को अपने आप एलिमिनेट कर लेते। क्वेश्चन आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो पहला स्टेटमेंट है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 बाय 400 मिलीमीटर। तो ये गलत है। बेसिकली क्यों गलत है? क्योंकि जो रेशो है उसमें जो लेंथ और हाइट का वो 3:2 होना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये 3:2 नहीं है। तो यहाँ पर जो आइडियल क्या होगा, 900 बाय 600। तो ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट पता होता तो ये आप अपने आप ही एलिमिनेट कर लेते। अब चलते हैं आगे। अब 65 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली इजी क्वेश्चन है क्योंकि स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन। करेक्ट स्टेटमेंट है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गलत है। 26 नवंबर 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। तो इसी वजह से 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब चलते हैं आगे। 66 क्वेश्चन स्विट्जरलैंड को लेके। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सही है। 86 बिलियन तक का गोल्ड ये स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट करती है। सेकंड स्टेटमेंट है स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। गलत है क्योंकि यूएसए है, उसके बाद में वेनेजुएला है, फिर पोर्तुगल है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 66 का सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। अब चलते हैं आगे। 67 क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 है रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए एंड द यूरोपियन यूनियन EU हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल। तो सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो EU ने जो ट्रेड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल है ये इंडिया के साथ साथ यूएसए के साथ भी साइन कर रखी है। सेकंड है द यूएसए एंड EU क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। नहीं, बेसिकली डेवलपमेंट के लिए है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड। तो बेसिकली गलत है क्योंकि ये 3.5% है, जो इंपोर्ट है वो 3.2% है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 है मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये इजी है। अब चलते हैं आगे। 69 क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज स्टेटेड दैट लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है यूरोपियन यूनियन लाया इसलिए था क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर जो बजटरी स्पेंड देखा जा रहा था वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो इससे इनस्टेबिलिटी आ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो इस वजह से इसको काउंटर करने के लिए ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट लाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं था। थर्ड भी गलत है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए भी नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1, ए। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70 तो स्टेटमेंट है रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन JCM।
तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल पैक्ट था जो माइग्रेशन के लिए अडॉप्ट किया गया था 2018 में, मोरक्को में से अडॉप्ट किया गया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर कंट्रीज, गलत है, ये नॉन बाइंडिंग है। थर्ड है, द जीसीएम एड्रेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आर आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट, गलत, क्योंकि जो पैक्ट है ये आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात हो रही है, तो ये इंटरनल की बात नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली वन। अब चलते हैं आगे। 71 क्वेश्चन, ये भी मैप पे बेस्ड है। करंट अफेयर में यूक्रेन बार बार आ रहा था, तो यूक्रेन का मैप तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा, हंगरी और 6 रोमानिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने यहाँ से रोमानिया से कुछ इवेक्यूएशन किया था, हंगरी से इवेक्यूएशन किया था, तो ये न्यूज़ में भी थे, तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते थे। बट लातविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, ये सब यूक्रेन के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ओनली 2। अब चलते हैं आगे। 72 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, विथ रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट पोल्स, गलत है, कम से कम 2-3 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो 10 टाइम्स नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंफ्रारेड रेस कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन, ये भी गलत है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता, ये वेरी करता है, तो यूवी रेस भी होते हैं, विजिबल लाइट्स भी होते हैं। थर्ड है, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, तो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बड़े चंक में होते हैं जैसे पॉल्यूटेंट, तो ये इंफ्रारेड वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, गलत है, ये इंफ्रारेड वेव्स जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं आगे। 73 क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड है। स्टेटमेंट 1 है, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो रेनफॉल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है वो रेन ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 74 क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 है, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ए ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जब समर होता है तो जो ओशन होता है वो बहुत स्लोली एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर बढ़ता है, और जो लैंड मास होता है वो जल्दी हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इस वजह से समर में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सर्फेस, ये करेक्ट है, इसी वजह से ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट देखने को हमें मिलता है लैंड मास और ओशन के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब चलते हैं आगे। 75 क्वेश्चन अर्थक्वेक को लेकर है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, इन सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, तो पी वेव को हम प्राइमरी वेव भी बोलते हैं और ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स, तो इसीलिए प्राइमरी वेव्स जो है सिस्मोग्राफ में पहले डिटेक्ट होती हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन पी वेव्स individual particles vibrate to and from in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at the right angles to the direction of wave propagation, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए जो एस वेव्स होती हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। अब चलते हैं आगे। 76 क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, नन ऑफ देम यूज सी वाटर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि सी वाटर में जनरली जो प्लांट होते हैं उसमें सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इस वजह से परेशानी होती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी सी वाटर यूज़ नहीं करता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड है, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेच डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है, कई वाटर स्ट्रेच डिस्ट्रिक्ट में आपको कोल बेस्ड थर्मल प्लांट मिल जाएंगे। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन, ये भी गलत है, प्राइवेटली ओन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। अब चलते हैं आगे। 77 है, वोल्बाचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट द रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसिकली ये ब्राज़ील में यूज़ की गई थी मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, इसमें जो मेल मॉस्किटोज हैं उनको स्टेलाइज कर लिया जाता था। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78, तो बेसिकली इसमें पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, तो पहला है, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है, इंक्रीजिंग द अल्कलाइनिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
थर्ड है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड pumping it into abundant subterranean mines in the form of carbonated waters। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑल थ्री। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71, एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इसका आंसर है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। क्योंकि माइक्रोब से जब आप डीएनए सैंपल कलेक्ट करते हो तो इसके लिए आप एरियल मेटाजिनोमिक्स को यूज करते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 80 क्वेश्चन है, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फोना। तो ये न्यूज में भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जननी सुरक्षा योजना से लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। गलत है ये, क्योंकि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसका पार्ट है जननी सुरक्षा योजना। सेकेंड है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मेटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमन। ये गलत है, बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होता है डिलीवरी में उसको कम करना है। फोर्थ है इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 82, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। पहला स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमन। करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकेंड है इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कोर्ट क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स फॉर द पीरियडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। ये भी सही है। इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशन कॉज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। तो ये स्टेटमेंट में करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा डी ऑल फोर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर का यूज हो सकता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। ये गलत है, वापस से इसको रिसाइकल किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा ए वन ओनली। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन एक्सीलरोमीटर पे है। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्ड। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। करेक्ट है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। ये भी सही है, क्योंकि जब एक्सीलरोमीटर रहता है तभी ये डिटेक्ट कर पाते हैं। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। इसमें भी एक्सीलरोमीटर की जरूरत पड़ती है। जनरली मोबाइल खरीदते हुए तो हम उसमें ये फीचर नज़र भी आता है, तो इसका आंसर होगा सी ऑल थ्री। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 85, विथ रेफरेंस टू रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है बायोफिल्टर्स प्रोवाइड्स वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। ये सही है। सेकेंड है बायोफिल्टर्स कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। ये भी सही है। थर्ड है बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज ए न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। ये भी सही है, फॉस्फोरस एसेंशियल एलिमेंट है, न्यूट्रिएंट है, तो ये रिक्वायर्ड है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑल थ्री। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 86, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सेफेट्स, इसका कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली ये स्टार्स होते हैं विच ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली, तो इसका करेक्ट पेज ये होगा, ये गलत हो जाएगा। नेबुला क्या होते हैं, जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, इसका पेयर ये होगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। पल्सर सही है। न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए वन ओनली। आप चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो बेसिकली जापान के पास में अपना सैटेलाइट सिस्टम है जो कि क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं, जिसे QZSS 2018 में जिसको लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 88 थोड़ा इजी है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड, नहीं, जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं वो जेट प्रोपेल्ड होते हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल जो होते हैं वो रॉकेट पावर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड है अग्नि फिफ्थ इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फिफ्थ, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 5000 है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, और जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो दोनों ही आपस में एक्सचेंज है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नाइदर वन नॉर टू। ये इजी है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मर्क्यूरी पॉल्यूशन से है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ये भी सही है। देयर इज ए नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी तक इसका कोई सेफ लेवल हमें पता नहीं है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल थ्री। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 90, विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, करेक्ट है। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, ये भी सही है। इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल थ्री। ग्रीन हाइड्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन एमएसएमई को लेके है। पहला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एक्ट 2006 द मीडियम एंटरप्राइज आर दोस विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी बिटवीन 15 to 25 करोड़। गलत है, क्योंकि 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की लिमिट है और 100 करोड़ टर्नओवर, जो 2020 में जो नए रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो अब जाके वो मीडियम यूनिट कहलाएगा। सेकंड है, ऑल बैंक्स लोन टू एमएसएमई क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, टू ओनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, करेक्ट है। बेसिकली एक टाइप का अल्टरनेटिव है स्विफ्ट सिस्टम का, यूएस डॉलर का। सेकंड है, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो कई सारी जो डिफरेंट डिजिटल करेंसी है उसमें डिफरेंट टाइम लिमिट सेट की गई है, तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू। तो बेसिकली एक टाइप का न्यूमेरिक वैल्यू है जो मेजर करता है जब स्टेक में फ्लक्चुएशन होता है, तो इसलिए इसका आंसर है डी। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटिव बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू फाइनेंशियली डिप्राइव्ड, गलत है ये। बेसिकली जो नाबार्ड है उसने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, जो सेवा नाम की जो संस्था है उसे ये माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड है, इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेक, सही है ये। थर्ड है, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी और शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली टू। पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 है, इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, सही है। हमारा जो मोस्टली जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्यूरेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव ज़्यादा हमारे डेवलप नहीं है हमारे देश में। स्टेटमेंट 2 है, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सर्विस। तो बेसिकली जो हेल्थ है वो स्टेट से जब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर, तो ये स्टेटमेंट सही है। मोर देन क्वार्टर हम जो वर्ल्ड का ग्राउंड वाटर है वो इंडिया एक्सट्रैक्ट कर लेता है हर साल। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली हमारा जो ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, इस वजह से हमें ये सोचने वाली बात है, हमारे लिए पानी कमी हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 97, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, करेक्ट है। आर्टिकल 355 में मेंशन है, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, गलत है ये। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कन्फेशन ऑफ एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओनली टू। अब चलते हैं आगे। Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortage and was in news in the recent past for its very severe famine? तो बेसिकली सोमालिया में फेमाइन देखने को मिल रहा है और सिविल स्ट्राइफ भी देखने को मिलता है सोमालिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नागोया प्रोटोकॉल, ये स्टेटमेंट सही है। जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 वाला उसमें ये मेंशन है। सेकंड है, the biodiversity management committee have important functioning in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on access of biological resource within its jurisdiction, ये सही है। इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन होगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी, बोथ 1 and 2। अब चलते हैं आगे। 100 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट है, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स और ऑल्सो एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज, गलत है। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते हैं। सेकंड है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इन वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट, नहीं।
तो असेंबली सीट के ज़्यादा होने से एमएलए की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला, सही है क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। फोर्थ है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली 2। तो ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आंसर की यूपीएससी के 2023 प्रीलिम्स के पेपर का। तो इस वीडियो में फिलहाल